Hey, hi everyone. So, after a long period of time, I have come back. I had got up for some work, कुछ काम था, कुछ चीज़ों में उलझी थी मैं. So, सॉरी फॉर दैट. तो आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने अब तक चैप्टर 8 को कंप्लीट किया था ना, साइक्लोन्स वगैरह सीखे थे हमने पिछले क्लास में. तो आज मैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7th कंटिन्यू करती हूँ, दैट इज़ सॉइल. ठीक है. तो मैंने सारे चैप्टर्स को कोशिश किया है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में विदाउट मिसिंग एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है. ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो एक नोट्स का एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस हैं. पर आपको खुद भी मेहनत करनी होगी, आपको खुद भी थ्योरी पढ़ना होगा. ठीक है. गो थ्रू NCERT ऑलवेज. जितनी ज़्यादा खुद स्टडी करोगे, ट्राई टू रीड वंस एंड देन वॉच माई वीडियो एंड गो थ्रू द वीडियो अगेन, सॉरी द बुक अगेन. एक बार खुद से रीड करना बिफोर स्टार्टिंग. कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, दिस इज़ द बेस्ट वे. एक बार खुद से रीड करो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा तो सेव होगा ना कि क्या चीज़ें हैं. जब दोबारा उसको कोई एक्सप्लेन करता है ना तो चीज़ें बेहतर समझ आती हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आती है. फिर उसके बाद जब आप चीज़ों को सीखते हो तो वो फिर प्रॉपरली सेट हो जाता है. फिर उसके बाद हमेशा रिटेन करने के लिए रिविज़न, है ना. तो जब मैं सिखा रही हूँ तो ऐसा करना कि जैसा मैंने पहले भी बताया है कि फर्स्ट यू रीड दिस चैप्टर. जो भी चैप्टर की वीडियो देखने वाले हो उसको एक बार अपने से रीड कर लो, फिर ये वीडियो देख लो, समझ लो. ये नोट्स बेस्ट होंगे मेरे ख्याल में. नोट्स पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर एक आध बार वो वीडियो फिर अपनी बुक देख लो. तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स. और मेरे को यही पढ़ाई अच्छी लगती है कि आप कुछ सीख भी रहे हो. सिर्फ रोट लर्निंग इज़ नॉट गुड. ठीक है, कि बस रट रहे हैं चीज़ों को, एग्ज़ाम आ रहा है बस क्वेश्चन आंसर रट लिया, वो मत करो. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग वाली स्टडीज़ करो, क्योंकि आगे बेस यही होता है. जो 6th to 10th की पढ़ाई होती है ना, वो बेस होता है. किसी भी फील्ड में जाना हो तो बेसिक जो आपकी क्लैरिटी है ना, अगर तो कहीं भी आप बेहतर प्रॉस्पर करोगे. और अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर से री स्टडी ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. तो सॉइल की स्टार्ट करते हैं हम. सॉइल. सो व्हाट इज़ सॉइल? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा ही होगा आपने बुक में या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में. जो ग्राउंड का अपर लेयर होता है ना, मिट्टी, दैट इज सॉइल. सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट दैट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. सॉइल जो है हमारे अर्थ का जो क्रस्ट होता है, यानी ऊपरी सतह जो होती है, उसका वो लेयर होता है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं. ठीक है. अर्थ भी हमारे 3 लेयरों में बटा हुआ है. सबसे ऊपरी सतह क्रस्ट होता है, बीच में मेंटल होता है और सेंटर में कोर होता है हमारा. ठीक है. ये चीज़ें बाद में सीखोगे. तो जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, क्रस्ट, इसके ऊपर हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जो हमारे प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है. ठीक है. इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लाइफ ऑन लैंड. ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब रिसोर्स क्या होता है? जिसकी हम इस्तेमाल करते हैं. एनीथिंग दैट फुलफिल्स आवर नीड, हमारे ज़रूरतों को पूरा करे, वो रिसोर्स है. और अगर वो नेचर ने हमें दिया तो नेचुरल रिसोर्स. ठीक है. सीखा है हमने ये चीज़ें. सो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. अगर हमें क्रॉप्स प्रोडक्शन करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो सॉइल इम्पॉर्टेंट है. फॉरेस्ट, पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? मिट्टियों में ही होते हैं. लाइफ ऑन लैंड, अब हमें खाना चाहिए तो प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं ना. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल पे. सो वी ऑल डिपेंड ऑन सॉइल अल्टीमेटली. सॉइल कंटेन्स मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल में मिनरल्स होते हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह की, जिनकी रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में होती है. हमने सीखा है ना 5 और 7 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स. मिनरल्स, वो मिनरल्स मिट्टी में पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, यानी कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब जो लिविंग थिंग से रिलेटेड मैटर ऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं. ह्यूमस, वो भी मिट्टी में कहें, क्योंकि हम सब या डेड एनिमल्स डीके करके, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिल जाते हैं. तो सारे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, मिट्टी में चली जाती है. वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मिट्टी में पानी भी होता है, हवा भी होती है, और माइक्रोबैक्टीरियाज, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे फॉर्म होता है? सो सॉइल इज़ फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जो पत्थर होते हैं उनके वेदर होने से टकराते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में, कंकड़ में बदलते हुए
मतलब कंटिन्यूअस रबिंग के वजह से, वेदरिंग के वजह से फिर मिट्टी बन जाती है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एंड एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है वेदरिंग? जैसे बताया, पत्थरों का टकराते हुए विंड से, पानी से, या फिर ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर चेंजेस के वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, बर्फबारी की वजह से, या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से जब भी पत्थर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाएं तो वो वेदरिंग कहलाता है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये बहुत सालों सालों तक वेदरिंग होती है, तब जाके हमारी मिट्टी बनती है। स्लो प्रोसेस है। ओके, सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल पिक्चर में देख पा रहे होगे। अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल लेयर्स इज कॉल्ड अ सॉइल प्रोफाइल। जो हमारी मिट्टी है, अगर हम उसको ऊपर से नीचे देखना चाहें तो जो लेयर्स में हमारे डिवीज़न है, इसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोल रहे हैं। मेजर हॉरिजन्स क्या है? सबसे पहले किस पार्ट में डिवाइडेड है? सबसे पहले हॉरिजन ए। हॉरिजन ए जो टॉप सॉइल है हमारी, सबसे ऊपरी सतह वाली मिट्टी, उसमें क्या होता है? वो रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिजम्स। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऊपर के ही सतह में जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा अंदर धरती के नहीं जाएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमस टॉप मोस्ट लेयर पे पाए जाएंगे। हॉरिजॉन बी, अब उसके बाद वाली चीज़ जो है हॉरिजॉन बी है सब सॉइल, इसमें लेस ह्यूमस एंड मोर मिनरल्स होंगे। अब वहाँ ह्यूमस कम क्यों है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, डेड हो गए तो भी ऊपर ही रह जाएंगे, अंदर तक बहुत अंदर नहीं जाते, तो वहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे लेकिन ह्यूमस कम होगा। और हॉरिजॉन सी सबसे नीचे की लेयर है, वो वेदर्ड रॉक फ्रैगमेंट्स। अब जो पत्थर टुकड़े होते गए तो जो नीचे के थोड़े थोड़े कंकड़ जैसी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पाई जाएंगी, और उसके नीचे बेड रॉक है हमारा, जो पत्थर है हमारे अर्थ का, है ना। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल जो है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले ग्रेवल होंगे, कंकड़, सैंड होगी, मिट्टी, बालू, सिल्ट, क्ले, ह्यूमस, वाटर, एयर। तो मिट्टी हो गई, ह्यूमस, एयर, वाटर, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी ना वो एयर में, ये सॉइल में पाए जाते हैं। प्रोपोर्शन वेरीज फ्रॉम सॉइल टाइप टू सॉइल टाइप। अब ये क्ले ज़्यादा है, ह्यूमस ज़्यादा है कि सैंड ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह का होगा। क्ले सॉइल होता है, लोमी सॉइल होता है, इस तरह के अभी आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल। सबसे पहले सैंडी सॉइल है अगर, यानी नाम से ही समझ रहे हो सैंड ज़्यादा होगा, लार्ज पार्टिकल्स होंगे, हाई पर्कुलेशन, लो वाटर रिटेंशन, उसमें ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर स्पेस होगा, यानी पानी को एब्जॉर्व करके रखने की क्षमता कम होगी। लो वाटर रिटेंशन, पानी जल्दी पास हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा सैंडी सॉइल में, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सैंड के। क्लेई सॉइल, वेरी फाइन पार्टिकल्स। जो क्ले होता है, क्योंकि क्ले मिट्टी बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स होती है, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स, हाई वाटर रिटेंशन। आपने देखा होगा मिट्टी में पानी डाल दो तो वो ज़्यादा बंध के रखते हैं ना, वैसे तो सारे ही मिट्टी हैं पर ये क्ले मतलब जो चिकनी मिट्टी टाइप की होती है ना, उसमें पानी ज़्यादा स्टोर हो पाता है। लो एरेशन, अब पानी ज़्यादा स्टोर हो रहा है यानी कि वहाँ पे स्पेस कम है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, यानी हवा कम जाएगी। लो एरेशन, हवा का पासिंग कम होगा, ठीक है। और लोमी सॉइल ये होता है बैलेंस्ड, मतलब मिक्सचर होंगे सैंड के भी, सिल्ट के भी, क्ले के भी, ह्यूमस के भी, बैलेंस्ड वे में, ठीक है। और ये बहुत सारे क्रॉप्स के लिए सुटेबल भी हो जाता है, ना ज़्यादा ना कम, बीच का। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, अब पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर क्या है? पर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूविंग डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल। पानी कितना ज़्यादा पर्कुलेट कर पा रहा है, कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा है सॉइल, मिट्टी में कितना अंदर जा पा रहा है, इसी को हम पर्कुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। पर्कुलेशन रेट कैन बी मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू सॉइल। हर एक, मतलब मान लो 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने अमाउंट का पानी मिट्टी तक अंदर चला जा रहा है, ये पर्कुलेशन रेट हो गया, ठीक है। रेट मतलब टाइम से हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितने घंटे में कितना काम हो रहा है। सैंडी सॉइल हैज़ हाई पर्कुलेशन देन
क्ले सॉइल, जो सैंडी सॉइल होते हैं हमारे, उनमें ज़्यादा पर्कुलेशन होता है। मैंने बताया स्पेस ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा अंदर जाएगा। क्ले में मॉलिक्यूल्स में स्पेस कम होता है, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा पैक्ड होते हैं, तो वाटर रिटेंशन भी कम है, मतलब वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, पर्कुलेशन कम है, पास कम होगा, पानी ज़्यादा ठहर जाएगी। रिटेन करना मतलब ठहर जाना, पर्कुलेट करना मतलब पास हो जाना। मॉइस्चर ऑफ सॉइल या मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में कुछ तो पानी भी होगा, मॉइस्चर भी होगा। डिफरेंट सॉइल रिटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, दिस अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप सुटेबिलिटी। जैसे मैंने बोला कि किसी में पानी मॉइस्चर ज़्यादा होगा, क्लेई में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, सैंडी में मॉइस्चर कम होगा, लोमी में बैलेंस्ड होगा। इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के हम प्लांट को ग्रो करना चाह रहे हैं, किस तरह का प्लांट का या क्रॉप का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, अब मिट्टी से पानी का एब्जॉर्ब होना। डिफरेंट सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर डिफरेंटली, अलग अलग तरह के सॉइल अलग अलग तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड एक्सपेरिमेंटली यूजिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर एडेड टू इक्वल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स। अगर पानी कितना एब्जॉर्ब हो पा रहा है ये देखना है तो मान लो 2-3 कप डाल दो, उसमें कुछ अमाउंट सेम अमाउंट में सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल डालो, पानी डाल के देख लो कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना पास हो जा रहा है, समझ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज सॉइल एंड क्रॉप्स। wheat and gram grow well in loamy and clay soil। ये याद रखने वाली चीज़ है कि कौन से प्लांट्स को, क्रॉप्स को किस तरह का सॉइल चाहिए होता है, ठीक है, क्या सुटेबल है। तो वीट और ग्राम यानी कि जो हमारे हो गए रबी क्रॉप्स, मतलब ठंड के सीज़न में जिनको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब नहीं, ठंड के सीज़न में हम उसको बोते हैं, सो करते हैं, दैट इज़ रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स जनरली वो क्लेई और लोमी सॉइल चाहिए उनको, यानी कि सैंडी सॉइल नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी रिटेंशन वाली सॉइल चाहिए। किसको? वीट को और ग्राम को। पैडी ऑफन ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल, जो पैडी होती है हमारी वो मतलब मिट्टी क्लेई सॉइल में जिसमें कि छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हो, उनमें ज़्यादा, जिसमें पानी रिटेन करने की क्षमता हो, उनमें अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और क्रॉप चॉइस डिपेंड्स ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा बताया जिस तरह की भी सॉइल हो उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का क्रॉप उसमें उपजा पाएंगे। जैसे कॉटन होता है उसको ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग तरह के क्रॉप्स को अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक सॉइल की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ वाटर रिटेंशन हाई होती है, कुछ की वाटर रिटेंशन कम होती है, कितना पानी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। लास्टली सॉइल इरोजन, नॉट लास्टली, सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो सॉइल होती है उसकी ऊपरी सतह अगर विंड और वाटर से हमारे साथ ब्लो करती हुई चली जाए तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और इससे क्या होगा कि हमने बोला ना, सबसे ऊपर ही सतह में तो ह्यूमस होता है, तो ह्यूमस भी चला जाएगा, फर्टिलिटी भी चली जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल इरोजन की वजह से। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूड प्लांटिंग ट्रीज, अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, कॉन्टर प्लाइंग एंड कॉन्टर ओवरग्रेजिंग। अब सॉइल को कंजर्व करने के अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो मिट्टी में मतलब प्लांट करो, प्लांटिंग ट्रीज, मतलब हम किसी मिट्टी को वैसे ही बंजर छोड़ दें तो थोड़े समय के बाद फिर वो बंजर रह जाती है, उस पर प्लांटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ कुछ समय का ब्रेक देकर उस पर प्लांट करना, प्लांटेशन करना इज़ गुड। फिर अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन, जितने हमारे फॉरेस्ट हैं उनको काटना, जलाना नहीं चाहिए, उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। टेरेस फार्मिंग, सॉइल कंजर्व करने के लिए टेरेस फार्मिंग इज़ नथिंग, ऐसे हमारे स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऊंचाई पे थोड़ा जाके फार्मिंग करना जहाँ मिट्टी अवेलेबल हो। कॉन्टर प्लाइंग एंड कंट्रोलिंग ओवर ग्रेसिंग। कॉन्टर प्लाइंग क्या है? वैसे ही जैसे टेरेस फार्मिंग हो गया वैसे ही कॉन्टर प्लाइंग होता है। जैसे माउंटेनियस रीजन हो गए, उसमें हम सॉइल की मतलब डिफरेंट लेयर्स में अगर क्रॉपिंग कर रहे हैं तो कॉन्टर प्लाइंग हो गया। और कंट्रोलिंग ओवर ग्रेसिंग, मिट्टी में बहुत ज़्यादा जो हमारे
पालतू डोमेस्टिक शीप हो गए, गोट हो गए, ऐसे जानवरों को ओवर ग्रेज नहीं कराना, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं खाने देनी है, ठीक है, इससे सॉइल बचेगा। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, अब इतनी चीज़ों में इम्पोर्टेंस तो समझ ही गए होंगे। हमारी प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, पानी स्टोर करता है, प्रोवाइड्स हैबिटेट टू ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, एंड इज़ वाइटल टू इकोसिस्टम, हमारी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लांट्स को फूड बनाने की कैपेसिटी देता है, उस पर एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स फिर हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, पूरी लाइफ साइकिल सॉइल पे डिपेंड हो जाती है, ठीक है। सो दैट वाज इट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपने समझा होगा चीज़ों को। बाकी इस चैप्टर को रीड करना प्रॉपरली, एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय।